हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था ग्रिफ के बारे में। क्या प्रोसेस है, ये कैसे एक अपन कह सकते हैं कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, और ये कैसे एक रिकवरी प्रोसेस के रूप में माना जाता है जब भी पर्सन को कोई लॉस हो जाता है, तो कैसे इसको रिकवरी प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कि कैसे इसको स्टेजेस के रूप में एक्सप्लेन किया गया था। मैंने आपको बताया था कि ग्रिफ की जो प्रोसेस है जो 5 स्टेजेस से होके निकलती है, ये एक क्या है, रिकवरी प्रोसेस है। और कौन कौन से बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ग्रिफ की प्रोसेस के दौरान देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द रीसोल्यूशन ऑफ ग्रिफ। रीसोल्यूशन ऑफ ग्रिफ से मीन्स है कि कैसे अगर ग्रिफ की कंडीशन क्रिएट किसी पर्सन के साथ हो जाती है तो एज ए नर्स आपको क्या उसको सपोर्ट करना है, कैसा उसके साथ आपको व्यवहार करना है, क्या करना है, कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए सबसे सही रहता है, किस टाइप की उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी है, कैसे उसको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है रीसोल्यूशन ऑफ ग्रिफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रीसोल्यूशन ऑफ ग्रिफ के बारे में पढ़ते हैं। The grief process is not a pathological process, it is more physiological और psychological process। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ग्रिफ को आप एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बता सकते हो, ना तो आप इसको डिजीज़ कह सकते हो, ना एक सिम्टम कह सकते हो। ये जस्ट एक क्या है, एक रिकवरी प्रोसेस है जो कि इट इज़ मोर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस। क्या कहलाएगी, ये एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस के नाम से जानी जा सकती है। बट इसे आप क्या कहोगे, इसे आप डिजीज़ की कंडीशन या पैथोलॉजिकल कंडीशन आप इसको नहीं कहोगे। As the person goes through above mentioned stages and reaches at acceptance, they start to resume a normal life in a reasonable period of time। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि ये क्या है, एक प्रोसेस से होके निकलती है। किससे होके निकलती है, प्रोसेस से होके निकलती है। तो जब ये प्रोसेस होती है तो प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में पर्सन एक्सेप्टेंस की स्टेज में आता है। पर्सन क्या आता है, एक्सेप्टेंस की स्टेज में आता है। मतलब जैसे ही ग्रिफ की रिकवरी प्रोसेस चलेगी वो पर्सन क्या होगा, 4 स्टेज से होकर निकलता। और वो 5th स्टेज कौन कौन सी होगी, 5th स्टेज होगी डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, और लास्ट वन कौन सी आती है, डिप्रेशन। उसके बाद में आएगी बार्गेनिंग के बाद डिप्रेशन, और लास्ट वन कौन सी आएगी, एक्सेप्टेंस। और जैसे ही पर्सन क्या आएगा, उन सारी स्टेज से होते हुए एंड में एक्सेप्टेंस वाली स्टेज पर पहुंचेगा। दे स्टार्ट टू रिज्यूम ए नॉर्मल लाइफ इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स उस एक पर्टिकुलर टाइम में ये 5 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद में जो पर्सन होगा वो क्या होगा, वो रिकवरी हो जाएगा और अपना जो नॉर्मल लाइफ पैटर्न था, नॉर्मल लाइफ पैटर्न से मीन्स जो प्रीवियस में जो लाइफ जैसे वो रहता था, तो नॉर्मल लाइफ वैसे ही वो जीने लगेगा जैसे कि प्रीवियस लाइफ में वो पहले रहता था ग्रिफ की कंडीशन से पहले। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, द रीसोल्यूशन मे बी फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड्स, social support system, but sometimes the grieving become more longer and abnormal। जो पर्सन ग्रिफ की रिकवरी प्रोसेस में जाता है वो रिकवरी प्रोसेस जो होती है कभी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हो जाती है और कभी क्या हो जाती है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हो जाती है। बट स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन जब होता है जब पर्सन के पास क्या अवेलेबल नहीं हो, फ्रेंड्स और सोशल सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं होता है, तो वो जो ग्रिफ का रीसोल्यूशन का टाइम है वो रिकवरी फेज क्या हो जाती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हो जाती है। लेकिन अगर पर्सन के पास फ्रेंड्स और सोशल सपोर्ट अवेलेबल होता है, फ्रेंड्स और सोशल सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता है, तो वो जो रिकवरी स्टेज है वो क्या होती है, वो रिकवरी प्रोसेस पर्सन की फास्ट हो जाती है और एज अर्ली एज पॉसिबल वो क्या हो जाता है, अपना नॉर्मल लाइफ पैटर्न वापस शेड्यूल्ड कर लेता है। बट समटाइम्स द ग्रीविंग बिकम मोर लॉन्गर एंड एबनॉर्मल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लॉन्गर और एबनॉर्मल हो जाता है व्हेन द रूड पर्सन में सफ़र, परसिस्ट, एंजॉय इट और डिप्रेशन
produced by unresolved grief. In such cases counseling services and psychotherapy become more important. भाई जिन पर्सन के ऊपर ग्रिफ की कंडीशन क्रिएट होती है, अगर उनको फ्रेंड्स और सोशल सपोर्ट, क्या क्या चीज़, फ्रेंड्स और सोशल सपोर्ट अगर उन पर्सन को मिलता है, तब तो क्या होती है, वो रिकवरी जो स्टेज होती है, वो रिकवरी की जो प्रोसेस होती है, वो रिकवरी प्रोसेस क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। बट अगर कोई पर्सन ऐसा हो जो रूडी पर्सन हो, रूडी पर्सन मीन्स लाइक एज इंजॉय कम करता हो और डिप्रेशन की कंडीशन में ज़्यादा रहता हो, तो उस पर्सन में क्या होता है, उस पर्सन में जो रिकवरी स्टेज है वो इजी वे में पॉसिबल नहीं होती है। मीन्स उसको ग्रीफ की कंडीशन बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक रहती है। तो जो पर्सन रूडी होता है, उस रूडी पर्सन को क्या होता है, उस पर्सन को काउंसलिंग सर्विसेज एंड साइकोथेरेपी, आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे थेरेपीज प्रोवाइड की जाती है। तो उन पर्सन्स को क्या है, काउंसलिंग सर्विस और साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, वो उस पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, these services able the rude person to explore their loss and express their feeling about it and encouraging them to focus on the present and future life। एक्चुअली में जो पर्सन रूडी पर्सन होता है, वो क्या होता है, वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी अपने सामने वाले से शेयर नहीं करता है। जो भी उसके फ्रेंड सर्किल होता है, पार्टनर्स होता है, उसके साथ क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम को वो बहुत ही कम शेयर करता है। तो इसलिए आप जब रूडी पर्सन को काउंसलिंग सर्विसेज, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करवाओगे, तो उससे क्या होगा, उसका एक्सप्लोरेशन होगा कि जो उसके बारे में जिस चीज़ का उसने लॉस किया है, उसका एक्सप्लोर होगा, और उसके अलावा जो उसकी फीलिंग्स है उसको वो एक्सप्रेस करेगा। मतलब आपको सामने बताएगा कि उसकी क्या फीलिंग्स रहती थी उस चीज़ के बारे में। इससे क्या होगा, और उससे वो अब एनकरेज होगा सेल्फ में, जब वो अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, अपने जो जिस कारण से वो क्राइसिस में गया है उस कंडीशन के बारे में बताएगा, तो उससे क्या होगा, वो अपने फोकस करेगा अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में वो एनकरेज होगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं, ये तो हुआ रिसोल्यूशन मतलब कैसे कैसे कंडीशन में क्राइसिस वाले पर्सन के लिए आप हेल्प कर सकते हो। बट रोल ऑफ नर्स इन साइकोथेरेपी, आपने कहा कि आप पर्सन को, जो रूडी पर्सन है, उसको क्या दोगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करवाओगे, साइकोथेरेपी दोगे। तो एज ए नर्स आपका साइकोथेरेपी में क्या रोल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स इन साइकोथेरेपी, फर्स्ट वन देखिए, determine stages of grief in which patient is fixed, identify behavior associated with this stage, accurate baseline assessment data are necessary to plan effective care for the grieving patient। सबसे फर्स्ट जो रोल ऑफ नर्स की अगर अपन बात करें साइकोथेरेपी में, तो फर्स्ट वन आपको जो पेशेंट है उस पेशेंट के बारे में आइडेंटिफाई करना है, उसके बिहेवियर के बारे में, क्योंकि उस बिहेवियर की कंडीशन को आप जान करके, जो बिहेवियर उसका होगा उस बिहेवियर की कंडीशन को जानकर आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि पर्सन जो है वो ग्रीफ की कौन सी स्टेज में है। क्योंकि ग्रीफ की स्टेज का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है, और उसका बेसलाइन असेसमेंट करके, जो डेटा का असेसमेंट है वो बेसलाइन असेसमेंट कर लोगे, क्योंकि वो क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर प्लान इफेक्टिव केयर ऑफ द ग्रीविंग पेशेंट। क्योंकि जब आप उसकी स्टेजेस के बारे में जान लोगे कि पर्सन इस स्टेज में है, तो उस स्टेज को जानने के बाद ही क्या है, आप उसको उस पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करवाओगे। तो रोल ऑफ नर्स ऑफ साइकोथेरेपी में फर्स्ट वन आपको पेशेंट के बारे में जानना है कि पेशेंट जो है वो कौन सी स्टेज में है और उस स्टेज में पर्सन को क्या केयर प्रोवाइड करवानी है, इसके बारे में आपको एज ए नर्स रोल रखना है। ठीक है, सेकेंड वन अपन बात करते हैं, develop trusting relationship with the patient, show sympathy and caring, be honest and keep all promises, trust is the basis for a therapeutic relationship।
जो भी पर्सन होता है जो ग्रीफ की प्रोसेस में जा रहा है, ग्रीफ की कंडीशन उसके साथ क्रिएट हो रही है, रिकवरी प्रोसेस में है, अगर आप उसके साथ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मीन्स कि वो आपके उसके माइंड में क्या फीलिंग चल रही है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करे। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके साथ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे। क्या करेंगे, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप आप पेशेंट के साथ बनाएंगे ताकि क्या हो, सिंपैथी और केयरिंग वाली फीलिंग आए। कौन सी वाली, पेशेंट के लिए सिंपैथी और केयरिंग वाली फीलिंग आए, और उसके लिए आप क्या रहें, ईमानदार होनेस्ट रहें, और क्या करें, जो भी प्रॉमिसेस आपने ग्रीफ की कंडीशन की रिकवरी में फेज में किए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपके ऊपर होनेस्टी आएगी और आप में क्या होगा, एक ट्रस्टिंग वाली जो रिलेशनशिप है वो बन जाएगी, और उसे क्या कहेंगे आप, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहेंगे। वो आपको पेशेंट के साथ क्या करनी है, मेंटेन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात सेकंड रोल ऑफ नर्स। थर्ड वन अपन बात करते हैं, कन्वे एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड सो दैट द पेशेंट इज नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली। An accepting attitude convey to the patient that you believe he or she is worthwhile person, trust is increased। मीन्स आपको जो आपका एटीट्यूड जो पर्सन के लिए होगा, कैसे एटीट्यूड होगा, जैसे कि अगर मान लो जैसे कि उसने कोई बात कही, भले वो ग्रीफ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में क्या है, जो पर्सन अपनी फीलिंग को शो करेगा, जो अपनी किसी भी बात को कहेगा, तो उसमें आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। हाँ ऐसा हो चुका होगा, या आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हो गया, तो इससे क्या होगा, एक एक्सेप्टिंग एटीट्यूड अगर आप पेशेंट के लिए रखेंगे तो वो जो भी अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा आपके साथ, ओपनली शो करेगा। उसे लगेगा कि हाँ मैं जो भी फील करता हूँ वो ट्रूली मेरे को अपने सामने वाले को बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो है वो मेरी बात पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, इसलिए उससे मेरे को ये शेयर करना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू। एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड कन्वे टू द पेशेंट दैट यू बिलीव ही और शी इज़ वर्थवाइल पर्सन, ट्रस्ट इन इंक्रीज्ड। क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्टिंग पेशेंट के ऊपर एक्सेप्टिंग एटीट्यूड कन्वे करते हैं, आप कौन सा एक्सेप्टिंग एटीट्यूड आप जैसे ही पेशेंट को कन्वे करोगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो आपके ऊपर बिलीव करेगा, और उससे क्या होगा, उससे उसका जो ट्रस्ट होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो आपको जो है हमेशा क्या रखना है, आपको एक्सेप्टिंग एटीट्यूड पेशेंट के लिए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, अलाउ पेशेंट टू एक्सप्रेस एंगर, डू नॉट बिकम डिफेंसिव इफ इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इज डिस्प्लेस्ड ऑन द नर्स, असिस्ट क्लाइंट टू एक्सप्लोर एंग्री फीलिंग सो दैट दे मे बी डायरेक्टेड टूवर्ड द पर्सन। आपको एक बार और ध्यान रखनी है, एज ए नर्स ग्रीफ की प्रोसेस में जब जो पर्सन होता है वो अपने गुस्से को आपके ऊपर शो कर सकता है, क्योंकि जो उसका जो इनिशियल एक्सप्रेशन हुआ, एक्सप्रेशन का, किसका, एंगर का, जो उसका एंगर रहता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है कभी कभी नर्स पर, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जिनको वो कुछ नहीं कह सकता हो, जिनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता हो, बट एज ए नर्स आप जब उसकी केयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो एंगरनेस डिस्प्लेस्ड होकर क्या हो जाती है, वो आपके ऊपर भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या रखना है, आपको उस कंडीशन में पेशेंट को असिस्ट करना है और उसकी एंगर फीलिंग को एक्सप्लोर करना है कि वो पर्सन जो है वो सही कह रहा है, उसको आप उससे आप विवाद नहीं करें, आप उसकी बात को सुने और आप उसके लिए क्या है, एंगरनेस नहीं करें और आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं दें, आप उसके लिए पोलाइट रहें जब आप वो क्या है, वो एंगरनेस वाली सिचुएशन में हो रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। और इसी में फोर्थ पॉइंट में, वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग इन ए नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट में हेल्प पेशेंट कम टू टर्म्स विथ अनरिजॉल्व इशू। वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग, जैसे ही वो अपनी फीलिंग को आपको बताएगा,
ठीक है। और जब उसने एंगर किया, जब वो गुस्से से बोला, तो जब वो वर्बलाइज हुआ और अपनी फीलिंग को उसने शेयर किया, तो वहाँ पर क्या था, वो नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट था। क्यों? क्योंकि एज ए नर्स जब आप उसकी बात कर रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, तो वो क्या हुआ, वो नॉन थ्रेटनिंग हो गया, मतलब उसको नुकसान नहीं दे रहा है। तो नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट में हेल्प पेशेंट, उससे क्या होगी, पेशेंट को हेल्प मिलेगी टू पेशेंट कम टू टर्म्स विथ अनरिजॉल्व इशू, मतलब पर्सन क्या होगा, वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आएगा, क्योंकि अनरिजॉल्व इशू आप उसके पास में, पेशेंट के पास रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, असिस्ट पेशेंट टू डिस्चार्ज पेंट अप एंगर थ्रू पार्टिसिपेशन इन लार्ज मोटर एक्टिविटीज़। जो पर्सन ग्रीफ की रिसोल्व प्रोसेस में होता है, वो हो सकता है कभी डिप्रेशन में हो, कभी एंगरनेस में हो, कभी बार्गेनिंग में हो। तो असिस्ट पेशेंट टू डिस्चार्ज पेंट अप एंगर, मतलब उन कंडीशंस को, जैसे इसमें एंगर के लिए कहा गया है, हो सकता है वो डिप्रेशन में हो सकता है वो बार्गेनिंग में हो। लेकिन अगर एंगर वाली कंडीशन में अगर पेशेंट है, तो उसे क्या होगा, उसकी मोटार एक्टिविटी, मसल्स एक्टिविटी क्या रहती है, एंगरनेस में इंक्रीज रहती है। तो आप उसे वॉलीबॉल, एक्सरसाइज, जॉगिंग, इन चीज़ों के लिए आप उसे कह सकते हो कि जॉगिंग करने चल सकते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। इससे क्या होगा, जब मोटार एक्टिविटीज़ डिक्रीज हो जाती है, तो पर्सन में एंगरनेस भी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी का बिल्डअप डिक्रीज होगा, और उससे क्या होगा, उससे पर्सन में एंगरनेस भी क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन टू द पेशेंट द नॉर्मल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ एंड द बिहेवियर एसोसिएटेड विथ ईच स्टेज। आप जिस पर्सन को आप असिस्ट कर रहे हो, जो ग्रीफ की रिसोल्व प्रोसेस के अंदर जो पेशेंट आपको, जो पर्सन मिला है, उस पर्सन को क्या करना है, उस पर्सन को आप एक्सप्लेन करें कि ये जो ग्रीफ की प्रोसेस होती है वो क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें से पर्सन होकर गुजरता है, और कौन सी वाली स्टेज में पर्सन का क्या क्या बिहेवियर रहता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो बिहेवियर एसोसिएटेड है ईच स्टेज में, या ग्रीफ की स्टेज है जो नॉर्मल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। उससे क्या होगा, इससे पर्सन को एक्चुअल कंडीशन के बारे में वो और जानेगा, और और उससे वो पहचानेगा कि वो ग्रीफ की कौन सी प्रोसेस, कौन सी स्टेज में है। क्यों? क्योंकि जो उसका बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर उसे अटैच करेगा किसके साथ, ग्रीफ की स्टेज के साथ, तो वो अपनी कंडीशन के बारे में उस समय जान सकेगा इससे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, encourage patient to review personal perception of the loss or change। पेशेंट को क्या करना है, आपको एनकरेज करना है कि आपका पर्सनल परसेप्शन क्या है, आपका जो लॉस हुआ है या आपके लाइफ में जो चेंजेज हुए हैं उसके बारे में आप खुद का क्या व्यू कहेंगे, आप खुद उस बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसका आपको रिव्यू लेना है विथ सपोर्ट एंड सेंसिटिविटी। पॉइंट आउट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इन एरिया वेयर मिस रिप्रेजेंटेशन आर एक्सप्रेस्ड, मतलब कि आपको क्या करना है, जो पेशेंट है उसका आपको जो लॉस हुआ है, जो भी उसका लॉस हुआ है उस पर्सन का, उस लॉस के बारे में उसका रिव्यू लेना है कि उस लॉस के बाद में आपको कैसा फील हुआ, और उसको भी, वो भी क्या है, विथ सपोर्ट एंड सेंसिटिविटी, आपको सपोर्ट रखना है उसके लिए उस प्रोसेस में, ग्रीफ की प्रोसेस में जब भी आपको वो रिव्यू देता है उस सेंसिटिविटी वाले टॉपिक के ऊपर। और पॉइंट आउट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इन एरिया वेयर मिस इंटरप्रिटेशन आर एक्सप्रेस्ड, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, उस चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि आप उस वाली जो सिचुएशन थी, ग्रीफ की प्रोसेस की जो सिचुएशन थी रिसोल्यूशन की, वहाँ पर उसने कहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन किया, ये आपकी एज ए नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, communicate to patient that crying is acceptable, use of touch is generally therapeutic, specific knowledge about the client is important before using it। Means
कम्युनिकेट टू पेशेंट दैट क्राइंग इज एक्सेप्टेबल। आप पेशेंट को जो ग्रीफ की प्रोसेस में है, जो रिकवरी स्टेज में है, उससे आपको पेशेंट को क्या करना है, आपको कम्युनिकेट करना है पेशेंट को कि क्राइंग जो है वो एक्सेप्टेबल है, पेशेंट की क्राइंग क्या है, वो एक्सेप्टेबल है। यूज़ ऑफ टच इज़ जनरली थेराप्यूटिक, मतलब एक थेराप्यूटिक टच जो है वो है आपको जनरली रखना है, एज ए सेंसिटिव टच आपको नहीं रखना है। स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द क्लाइंट इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर यूजिंग इट। और जब भी आप थेराप्यूटिक टच को आप यूज़ में लेते हैं, उसमें आपको जो आपका क्लाइंट है उसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज रहनी चाहिए। उसकी क्या कंडीशन है, उसको किस कारण से वो ग्रीफ की प्रोसेस में है, उसकी रिकवरी स्टेज की कौन सी कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में वो कैसे रिएक्ट आउट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए। assist patient in solving problems as he attempt to determine methods for more adaptive coping with the stressor. Assist patient in solving problems as he attempt to determine method for more adaptive coping with the stressor। मतलब आपको पेशेंट का जो सॉल्विंग प्रोसेस है, मतलब उसको अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्विंग प्रॉब्लम को क्या है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को असिस्ट करवाना है। और उसे क्या करवाना है, उस स्ट्रेस कंडीशन में, जो स्ट्रेस वाली कंडीशन उसके साथ हुई है, उसमें आपको एडेप्टिव कोपिंग्स कौन कौन सी यूज़ में लेनी है वो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाइड एंड डिसीजन मेड। और जो भी उस ग्रीफ की प्रोसेस में जो आपका क्लाइंट है उसने जो भी डिसीजन लिए या जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में आपको पॉजिटिव फीडबैक जो है वो पर्सन को देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वन, encourage patient to reach out for spiritual support during this time in whatever form is desirable। जिस भी फॉर्म में ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, जिस भी कास्ट का हो और जिस भी सिचुएशन में जैसे भी उसको, अगर आप किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके अगर आप उसे स्पिरिचुअल सपोर्ट दे सकते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आपको पर्सन को स्पिरिचुअल सपोर्ट देना है। असेस पेशेंट स्पिरिचुअल नीड्स एंड असिस्ट एज नेसेसरी इन देयर फुलफिलमेंट, मतलब उसकी स्पिरिचुअल नीड्स को कंप्लीट करना है और उसके अलावा उसको असिस्ट करना है एज नेसेसरी इन देयर फुलफिलमेंट। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है स्पिरिचुअल नीड्स में, उसको आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप किसी भी पर्सन के ग्रीफ की रिसोल्यूशन वाली फेज में आप यूज़फुल हैं एज ए नर्स। आप आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।